Hi, good afternoon to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to start our third unit. So let's start with cell structure and फंक्शन. अब देखो बेटा, इस थर्ड यूनिट में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. इसके अंदर द चैप्टर विल बी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सबसे बेसिक आपकी एक चैप्टर होती है. हाँ, कायदे से मुझे ये पहले शुरू करना चाहिए था, बट आई थॉट वी शुड गो इन सीरीज. तो अगर एनसी देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे टीचर्स सेल को पहले स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा समझ पाए. मैं इस चीज़ को नहीं मानती. शायद मैंने इस तरीके से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानती. द रीज़न बिहाइंड इट, अगर आपकी एनसीईआरटी ने दिया है एक सीरीज़ में किसी चैप्टर को, कुछ सोच समझ के लिखा होगा. राइटर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं, और ये किसी ने लिखा है, दे मस्ट बी अ वेरी हाई ग्रेड. मतलब कि ये कोई एक इंसान तो ये किताब को लिख ही नहीं सकता है. सो देर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स, देर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट जो मिल करके एक बुक को लिखते हैं. तो उनका कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले सेल की बात नहीं करके पहले उन्होंने क्या बताया, डाइवर्सिटी बताया, फिर आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बताया. देन आफ्टर डैट ही कम टू सेल, एंड देन फिर सेल के बाद और डिटेलिंग में जाकर के आपकी एनाटमी लेवल की बात की गई, एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स को लेकर के. सो आई बिलीव दिस इज द राइट वे टू लर्न. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. और चैप्टर 9 में आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, और चैप्टर 10 में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मतलब जो हमारा सेल का पूरा साइकिल कैसे होता है, सेल कैसे खुद को डिवाइड करती है, उसके बारे में देखेंगे. सो यूनिट थर्ड में देखो, कुछ यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होती है आपके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले. सो लेट गो थ्रू इट. इसके थ्रू पढ़ जाते हैं. व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. या तो देखो, बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज एक्चुअली बायोलॉजी. तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इनके फॉर्म और अपीयरेंस में भी हमारी क्या होती है, ये एक डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं. साथ ही साथ ये हमारे सेल थ्योरी को भी क्या करते हैं, हमारी यूनिटी, जो भी डाइवर्सिटी फॉर्म्स होते हैं उनमें यूनिटी भी होती है. डैट मीन्स कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल दी लाइफ फॉर्म्स, उसे हम लोग क्या करते हैं, सेल के अंदर या फिर कह सकते हैं बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. वी स्टडी अबाउट दिस पार्ट. आई होप आप लोगों को, देखो सेल वैसे भी बहुत बच्चे, अगर बायो कोई पढ़ रहे हो, मेडिकल में जानी है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आप ICAR या फिर कोई भी चीज़ की कर रहे हो बेटा, मतलब बेसिकली आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो, तो यू हैव कम अक्रॉस दिस टॉपिक, क्योंकि 9th में भी आपने इसके बारे में सुना ही होगा, देखा भी होगा. तो आपकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लाइफ फॉर्म्स के होते हैं वो हो गए. अब अगर एक मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन, अगर सेल स्ट्रक्चर और जो भी सेल ग्रोथ होती है किसके द्वारा, तो मतलब डिवीजन के द्वारा, तो इसी चैप्टर में हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे. अब देखते हैं सेल थ्योरी क्या है. सेल थ्योरी ने एक मिस्ट्री को क्रिएट किया हमारे लिविंग फेनोमेना में, जैसे कि फिजियोलॉजिकल को, बिहेवियरल प्रोसेसेस को, कि मतलब सेल की फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब वो कैसे काम करता है, क्या वो बिहेवियर प्रोसेस को शो करती है. तो ये जो मिस्ट्री थी ना, ये जो रहस्यमयी चीज़ थी, तो इनका रिक्वायरमेंट यही था कि हम क्या करें, सबसे पहले इंटीग्रिटी को ढूंढें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक लिविंग फेनोमेना में, इसको डेमोन्स्ट्रेट करें और एब्जॉर्व करके इसे बताना. तो डैट वॉज अ वर्क ऑफ व्हाट, अ साइंटिस्ट वर्क. तो जैसे ही फिर इसकी पढ़ाई करते हैं और इसको समझते हुए, तो हमारे जो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को समझते हुए फिर हम क्या कर सकते हैं, फिजियो केमिकल अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूज़ कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम को किसी चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन के लिए. और ये अप्रोच जो है क्या करता है, इनेबल करता है इंसान को कि वो डिस्क्राइब करके कोई भी वेरियस प्रोसेसेस एक मॉलिक्यूलर टर्म्स में बताना चाहता है. तो और ये अप्रोच हमारा एस्टैब्लिश भी क्यों हुआ, जिसमें हम लोग लिविंग टिश्यूज़ के क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उसके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को. उसके अलावा और ये किसके बारे में बताएगी, तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसके बारे में. नेक्स्ट स्टेज की मैं बात करूँ तो जैसे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जो मैम हम ये कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है टिश्यूज़ के अंदर या सेल्स के अंदर, तो ये क्या है. तो अगर इस तरीके से बेटा अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकग्निशन, ये सारा कौन करा रहा है, दीज ऑल कंपाउंड्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी या फिर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अदर वर्ड्स में अगर इसका आंसर दिया जाए या फिर कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है ये पूरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का. तो ये एक, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक एबनॉर्मल प्रोसेस है जो कि हमारे डिजीज़ कंडीशन में भी कभी होती है. तो ये एक फिजियोकेमिकल क्या है, अप्रोच है, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. मतलब जहाँ आप लोग फिजियो
केमिकल की अप्रोच को स्टडी करते हैं उसको ये बोला जाता है। और ये कॉन्सेप्ट और टेक्निक हमारा कहाँ से, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अप्लाई किया गया, किसको समझने के लिए, बायोलॉजी को समझने का। चैप्टर 9 में इसमें और डिटेल में करके दिया हुआ है, इसमें पूरी केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़नी है, तो वहाँ से और आपके डिटेल्स में दिए हुए हैं। जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट आता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है, तो बायोलॉजी को समझने के लिए हमें ये सारे चीज़ के द्वारा जानी पड़ी। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, हु इज़ दिस साइंटिस्ट, क्यों इनका नाम इतना ज़रूरी है। तो देखिए GN रामचंद्र एक आउटस्टैंडिंग एक फिगर थे, ये किस में, तो फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में, इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था। और ये कहाँ से, तो वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल, ठीक है। और जिन्होंने बायोपॉलीमर्स के बारे में बताया था, इनकी डिस्कवरी जो थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलाजन भी पब्लिश हुई है एक 1954 में इनके नेचर लाइक कह सकते हैं बुक में। फिर उन्होंने एनालिसिस किया आपके प्रोटीन्स के, मतलब बेसिकली इनकी पूरी जो स्ट्रक्चर मतलब स्टडी रही है वो प्रोटीन पे रही है। फिर थोड़ा अगर हम आगे आते हैं इनकी थोड़ी लाइफ के बारे में जानते हैं। 8 अक्टूबर को इनकी जन्म हुई थी 1922 में एक छोटे से गांव में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था कोचिन से, एंड साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। इनके फादर प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के एक लोकल कॉलेज में, एंड देन ये कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस थे अपने मतलब अपने आप को शेप करना चाहते थे। रामचंद्र का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ही था, बट वहाँ से देखो क्या होता है। सोचो कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने स्कूल्स, रामचंद्र ने ग्रेजुएट किया कहाँ से, 1942 में उन्होंने ग्रेजुएट किया, टॉप रैंक लाया BSc ऑनर्स में जब फिजिक्स की, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। उन्होंने फिर PhD कहाँ से की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949। फिर कैम्ब्रिज में जब पढ़ाई कर रहे थे तो रामचंद्र जी किनसे वहाँ पे मिलते हैं, लाइनस पॉलिंग, एंड डीपली इनके पब्लिकेशन से इन्फ्लुएंस हो गया, जहाँ पे उन्होंने क्या देखा था, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर्स, जो कि क्या कर रहे थे, कोलाजन स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रहा था, मतलब कि प्रोटीन के बारे में वो बात कर रहे थे। हाँ, ही डाइड इन 2001 इन माई बर्थ ईयर बट नॉट माई बर्थ डेट, यस 7 अप्रैल एट द एज ऑफ 78। तो इन्फ्लुएंस इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी को देख के ही होते हैं हम। अगर कोई बुरा है तो वो बुरा को देख के ऐसा बनता है, कोई अगर अच्छा है तो यस दैट कम्स फ्रॉम देयर इनहेरिटेड जीन। ज़्यादातर तो फादर मदर से ही आती है, या फिर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उससे आती है। कहते हैं ना, नेचर और नर्चर इंसान का नहीं बदल सकता है। अब स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो सेल क्या है। देखो बहुत सारे इसके डेफिनेशंस होंगे कि सेल ये है, सेल वो है। आप बस एक चीज़ रखिएगा, सेल इज़ अ ऑटोनोमस व्हाट, या फिर सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी। सेल क्या है, एक सेल्फ ऑटोनोमस, मतलब अपने सारे काम को वो खुद से कर सकता है, क्योंकि एक यूनिट ऑफ लाइफ इसे क्यों बोला गया है, ये इंसान को बनाने वाली या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाली एक ब्रिक की तरह है, बिकॉज इट इज़ सेल्फ ऑटोनोमस कैरेक्टर इट हैज़। चलिए देखते हैं। तो जब भी आप अपने अराउंड देखोगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही दिखेंगे। जैसे कि अगर आप बैठे होंगे तो आप अपना फ़ोन अभी अगर देख रहे होगे, इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो देन यू आर यूजिंग अ नॉन लिविंग थिंग, बट व्हेन यू लुक योरसेल्फ दैट इज़ अ लिविंग थिंग। तो आप सोचते होंगे और पूछते भी होंगे कि क्या ये किस चीज़ से बने होंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, या फिर क्या ये थिंग्स है जो कि हम क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग के पास है और ये नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है। तो इसका आंसर बस यही है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो एक प्रॉपर्टी है दैट इज सेल्फ ऑटोनोमस कैरेक्टरिस्टिक है। और इसलिए हमारी क्या है, सेल एक जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कुछ हमारे किस चीज़ से बने होते हैं, सिंगल सेल, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड कुछ अदर सेल्स भी होते हैं, जैसे कि आप सिंगल सेल से बने होंगे, है ना, यू आर मस्ट बी अ यूनिसेलुलर। देखना एक ही सेल के बने होंगे, नहीं बेटा आप मल्टी सेलुलर, ओके। तो जो बहुत सारे सेल से बने होंगे दे विल बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब ये सेल क्या चीज़ है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और साथ ही साथ अपने एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म करना। और लेस देन मतलब कुछ भी इससे कम, अगर मतलब इससे इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर कोई भी चीज़ कम हो, डैट मीन्स कि वो सेल जो है वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग और लाइफ को इंश्योर नहीं कर रही है। डैट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कह सकते हैं कि आपका ये मतलब ऑटोनोमसली क्या करे, अब हाँ अपने एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को वो खुद परफॉर्म करे। अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई पैरासाइट है किसी बॉडी के ऊपर, वो रह करके ही जिंदा है, बट अपने लाइफ फंक्शंस को तो वो खुद परफॉर्म करेगा ना। वो तो अगर जैसे मेरे बॉडी में अगर आकर के कोई वर्म जिंदा है,
वॉर्म को मैं रिप्रोड्यूस करा रही हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय इटसेल्फ। क्या उसे मैं खाना दे रही हूँ? हाँ, मेरी बॉडी से वो खाना खुद ले रहा है, मैं देने नहीं जा रही हूँ। तो डैट इज़ अ कि वो अपने एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ वो खुद परफॉर्म करे, तो डैट इज़ अ मतलब लाइक लिविंग। तो सेल कह सकते हैं हम, इससे क्या डेफिनेशन आ सकता है? तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब देखो, अब इसके तो आपको देखो ये वाली डेफिनेशन सबको याद रहती है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्यों ऐसा बोला गया है? तो ये याद रखिएगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और साथ ही साथ वो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को, और अगर इससे कम अगर कुछ है तो फिर वो मतलब वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग को शो नहीं कर सकता है। तो सेल की ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए उसे सेल बोला गया है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो हमारे बॉडी का क्या है? ब्रिक है, कण कण है वो, ठीक है। अब देखिए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने पहली बार सेल को, लाइफ सेल को मतलब डिस्क्राइब किया था, देखा भी था और डिस्क्राइब भी किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में चल के किसे डिस्क्राइब किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। एंड जो हमारा इन्वेंशन था किसका? माइक्रोस्कोप का, एंड उसका इम्प्रूवमेंट का। देन हमारा फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जो कि सारे डिटेल्स, सेल के डिटेल्स को बता पाती है। अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। देखो, रॉबर्ट हुक के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सुन लिया होगा, जो कि कॉर्क सेल मतलब प्लांट डेड सेल को जो पहली बार जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो वो था रॉबर्ट हुक वाला, जो आपको क्लास 9th में आपने ऑलरेडी बेटा पढ़ चुका है। अब देखते हैं बेटा सेल थ्योरी क्या है। तो देखो, 1838 में जो हमारे मैथियस स्लेडन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखा और ऑब्जर्व किया कि जितने प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के बने हुए हैं, और जो कि फिर क्या चीज़ से बने हुए हैं? विच फॉर्म द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट, जो कि पूरा टिश्यूज़ बनाते हैं। सेम ही टाइम पे हमारे जो थियोडर स्वान थे, एक जर्मन जॉलजिस्ट, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पे स्टडी की हुई थी 1839 में, और रिपोर्ट किया कि सेल में क्या होती है? एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कंक्लूड किया कि इनके स्टडीज़ के बेस पे प्लांट टिश्यूज़ में जो प्रेजेंस होती है सेल वॉल की, एक यूनिक कैरेक्टर होती है प्लांट सेल्स की, और इसी बेसिस पे स्वान ने फिर प्रोपोज किया हाइपोथेसिस कि जो बॉडीज़ होते हैं एनिमल्स और प्लांट में, वो क्या है? बने हुए सेल्स है, और वो सारे उसके अंदर, सेल्स के अंदर क्या है? तो सारे प्रोडक्ट्स है सेल्स के। तो सेल थ्योरी यहीं से इन्होंने डिस्कवर किया। फिर स्लेडन एंड सॉन ने टुगेदर साथ में मिलकर के सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, और फिर आगे चल करके ये बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि कोई भी न्यू सेल्स कैसे बन रही है। जैसे एक सेल था, एक सेल से दूसरा सेल कैसे बना, तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट है, डैट वाज रुडोल्फ वर्चू इन 1855, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। अच्छा, अब ये भी ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल के अंदर क्या है? उसके पास जो प्रोडक्ट्स है, उसके पास खुद का न्यूक्लियस है, जो उसके पास सेल ऑर्गेनल्स है उनके पास, वो ये सारे फंक्शंस को कर पाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये बताया कि एक सेल के पास ही कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? खुद को डिवाइड कर रहा है, और एक प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से आपके बॉडी में सेल है उसी सेल से बन रहा है, जिसको हम लोग टर्म क्या दिया था? ओमेनिस सेलुला ई सेलुली। फिर उन्होंने मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस किसके? स्लाइडन एंड सॉन को, और देन दिया कि अपना फाइनल एक शेप, सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिल गया। और आज के टाइम पे प्रेजेंट रीसेंट वी आर स्टडिंग द सेल थ्योरी। कैसे समझते हैं? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो आपके सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, डोंट फॉरगेट दिस। और जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? तो फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये सेल्स बने कैसे होंगे? तो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल करके बने हैं। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का। तो जैसे कि आपने पहले देखा कि जो सेल्स हमारे अनियन पील या फिर ह्यूमन चिक सेल्स को अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये सब रिकलेक्ट कर लेते हैं इसी स्ट्रक्चर को, और आप देखोगे एक अनियल सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल डिस्टिंक्ट होंगे, उनकी खुद की बाउंड्री होती है, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर, और उसके अंदर मतलब उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर मैं ह्यूमन चिक सेल्स की बात करूँ तो इनके पास आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है सेल की, और एक अंदर में आपके डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डैट इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? तो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होती है हमारी, डैट इज डीएनए। और सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट्स।
और आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि आपके सेल वॉल्यूम को पूरा ऑक्यूपाई करती है। और साइटोप्लाज्म ही आपकी क्या होती है, मेन एरिया होती है सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब जो भी आपके सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे हो रहे होते हैं, इनर सेलुलर साइटोप्लाज्म, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही। बहुत सारे आपके क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि सेल हमारे क्या रहे, लिविंग स्टेट में रहे। अगर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो दे विल गेट इनटू डेड स्टेट। अब देखो न्यूक्लियस को अगर हम साइड कर दें तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स में जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड हमारे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, दे डोंट हैव दैट मच। राइबोसोम्स क्या है, तो ये हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो कि हमारे कहाँ पाए जाते हैं, दोनों ही सेल्स में, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स का एक एक करके नाम बोला जा रहा है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बोला, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोला, लाइसोसोम्स बोला, माइटोकॉन्ड्रिया बोला, माइक्रोबॉड्यूल्स बोला, वैक्यूल्स बोला। वी विल स्टडी दिस लेटर, ये आपके एनसीईआरटी में पूरा आएगा, इसको मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब स्किप कर दूंगी राइबोसोम्स के बारे में। तो अगर एक सेल के अंदर बेटा अगर हम देखें तो राइबोसोम्स जो होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कहाँ पाई जाती है, हमारी साइटोप्लाज्म में, बट ये हमारे किसके अंदर भी होती है, विद इन 2 ऑर्गेनल्स, जो कि कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। मतलब राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि हमारी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, ये ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो दैट आर दीज। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये एक पार्ट है जहाँ आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, आपके दूसरे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके सेल डिवीजन में। सेल्स की अगर मैं साइज़ की भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वो वैरी करते हैं, शेप में भी वैरी करते हैं और थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ में, जैसे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है जो कि कितने लेंथ की है आपकी, 0.3 माइक्रोमीटर, याद रखिएगा ये बेटा लेंथ। और जो बैक्टीरिया, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये हमारी कितनी हो सकती है, तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट जो आपके आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो क्या है, एग है एक ऑस्ट्रिच की। एंड अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ तो वो क्या है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो कि कितने डायमीटर का है आपका, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। और नर्व सेल्स जो है हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और ये सेल की साइज़ जो है वो वेरी कर सकती है बहुत ज़्यादा। ये डिस्क लाइक होते हैं, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेडेड लाइक और इवन इरेगुलर। और शेप इनका काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दैट विल दे परफॉर्म। और ये कुछ सेल्स के आपके डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग ये देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है टू नो अबाउट योर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और आपको अपने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। एंड यू जस्ट नीड टू रीड एनसीईआरटी, नॉट रीड, यू जस्ट नीड टू डू द क्वेश्चंस। पढ़ना तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड एटलीस्ट 1 चैप्टर्स। मतलब मेरे टीचर जो बोला करते थे, मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, इवन ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ऑल्सो। और अब अभी भी मुझे लगता है कि बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट थिंग, यू मस्ट डू इट, क्योंकि उससे आपको ना लिखने भी आता है, यू गॉट टू नो द लैंग्वेज थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट विल हेल्प यू अलॉट विथ योर लैंग्वेज। लिटरेचर अच्छी हो जाती है आपकी, और साथ ही साथ आपको नॉलेज गेन होती है। मतलब बुक को रीडिंग करने से, उसको बंद करके फिर आप क्या करो, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेकर के आपने क्या उससे सीखा, जस्ट राइट इट ऑन दैट पेपर। मतलब अपना चाहे फ्लो चार्ट डायग्राम बना करके या फिर एनीथिंग यू कैन ड्रॉ इट, जस्ट डू इट। वो बहुत गंदा बनता है, आई नो, मैं बनाती हूँ, एकदम लगता है कि नर्सरी क्लास के बच्चे जैसा बनाया है, बट इट्स फाइन, बट दैट विल हेल्प यू अलॉट। एंड हाँ, द PYQs, द क्वेश्चंस, हाउ कैन यू सॉल्व। हाँ, NTA के साइट पे जा करके वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो वहाँ पे मॉक टेस्ट फ्री में आते हैं NTA के, तो ये सारे आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ओके, सो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी बहुत स्ट्रांग बनाओ, और बायोलॉजी तो करना ही करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।